अस्सलाम वालेकुम। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मेरा थर्ड चैप्टर का ही नेक्स्ट टॉपिक है 3.3 कोप्लेनर फोर्सेस सिस्टम। तो इस टॉपिक में बेसिकली हम स्टडी करेंगे ओवरऑल कोप्लेनर फोर्सेस के बारे में। कोप्लेनर फोर्सेस मीन्स कि जो एक ही प्लेन पे एक्ट करती है लेकिन इन एक्स एंड वाई प्लेन, जैसे एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। अगर फोर्सेस को हम रिजॉल्व करेंगे या कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे तो आई और जे फॉर्म में आएगी। आई तो इसको हम एक्स एक्सिस में ले सकते हैं, जे इज़ वाई में। तो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन तो आपको लास्ट टॉपिक में भी हमने पढ़ा कि सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस का उसका जो रिजल्ट आएगा वो ज़ीरो के बराबर आएगा। तो इसका मतलब होगा कि जो सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन दी एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब कि अगर ये आप क्वेश्चन देखेंगे, इसका मतलब ये कि अगर दोनों को ज़ीरो करने के लिए ये लाजमी होगा कि सम ऑफ ऑल forces act in the x direction is equal to 0 and sum of all forces act in the y direction is also equal to 0. So हम इन क्वेश्चंस को ओवरऑल जो भी आपके पास फोर्सेस होंगे इन क्वेश्चन को ओवरऑल रिजॉल्व करेंगे और देन इनको इक्वल टू 0 करके देन उसके x और y कंपोनेंट्स को सॉल्व करेंगे। तो हम इसको देख लेते हैं। आपके पास ये क्वेश्चंस के हवाले से सपोज उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है। एग्जांपल में ये कि आपके पास एक पार्टिकल है, इसमें आपके पास फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, मतलब राइट साइड पे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और सेम एज इट इज़ है एक फोर्स लग रही है वो आपके पास 10 न्यूटन की, और एक एफ फोर्स लग रही है इस पार्टिकल पर, दोनों पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। अगर आप इसको फोर्स को अगर आप सिग्मा मतलब एक्स डायरेक्शन में अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो इज इक्वल टू 0 करेंगे तो एफ प्लस 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब एफ इज इक्वल टू एफ की वैल्यू आएगी -10। इसका मतलब ये कि अगर आपको इस पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में लेके आना है तो आपको पास ये एफ फोर्सेज होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में -10, क्योंकि आपको पास डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। तो इसका मतलब ये कि अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी जो इस फोर्स 10 न्यूटन को कैंसिल आउट करेगी। तो ये आपके पास जो है पार्टिकल इक्विलिब्रियम कंडीशंस में आएगा। इक्विलिब्रियम में ये हो सकता है कि इक्विलिब्रियम में आपके पास 10 न्यूटन से मूव कर रहा तो सामने से फोर्स लग रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें एक्सेलरेशन 0 होगी, वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा। सेम एज इट इज़ अगर हम इसमें अगर नेगेटिव डायरेक्शन में अगर ले रहे हो तो सेम एज इट इज़ इसका रिजल्ट देन फिर भी एफ इजिकल टू -10 आएगा, क्योंकि एफ वुड बी डायरेक्टेड टू दी लेफ्ट होगा। तो एक लेफ्ट में एक फोर्सेज होगी जो इसको कैंसिल आउट करके उसकी वैल्यूज भी -10 आएगी। अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट आपके पास एग्जांपल है, उसमें आपने देखना है 3.2 डिटरमाइन द टेंशन इन द केबल्स BA एंड BC नेसेसरी टू सपोर्ट दी 60 किलोग्राम सिलेंडर। मतलब ये एक सिलेंडर है 60 kg का, इसको आपने सपोर्ट करनी है, सपोर्ट देनी है। इसकी सपोर्ट करने के लिए BA और BC जो केबल्स हैं इनमें मतलब जो आपके पास इसमें कितनी टेंशन आएगी वो आपने फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट इसमें सिलेंडर से स्टार्ट करते हैं। इसमें अगर आप इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो आपके पास वेट एक डाउनवर्ड मूव एक्ट कर रहा होगा। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 जो इसका मैस है और मल्टीप्लाई बाय जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वेट आ जाएगा। तो इसका मतलब जितना वेट नीचे ऐड कर रहा होगा उतना ही उसमें टेंशन होगी फोर्स को, जो इस फोर्स वेट को बैलेंस करने के लिए इसके अपवर्ड डायरेक्शन में एक टेंशन फोर्स एक्ट कर रही होगी, वो भी सेम एज इट इज इसके इक्वल होगी। तो ड्यू टू द इक्विलिब्रियम द वेट ऑफ द सिलेंडर कॉजेज द टेंशन इन द केबल, जो BD है वो भी आपके पास सेम एज इट इज आएगी। द फोर्सेज इन द केबल BA एंड BC कैन बी डिटरमाइंड बाय, आपको इक्विलिब्रियम में आपके पास इस सर्कल को लेके आपको इसकी एक फ्री बॉडी डायग्राम बनानी होगी। तो वो आप लेंगे, इसको पॉजिटिव एक्स कह लेंगे, ये नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई एंड द नेगेटिव वाई। तो आपके पास इन केबल की डायरेक्शंस में आपके पास टेंशन आ जाएगी, ये सेकेंड वन TA और ये TBD। तो अगर आप इनको रिजॉल्व करेंगे एक्स एक्सिस में तो TC तो कॉस थीटा, मतलब कि ये आपके पास डायरेक्शन आ जाएगी कॉस की, ठीक है, 45 एंगल के लिहाज से। तो TC आ जाएगा और कॉस आपके पास 45 आ जाएगा। तो देन आपके पास क्या आएगा, इन नेगेटिव TA जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसके साथ भी अगर हम कॉस लेंगे तो कॉस
आपके पास आ जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस इसकी 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो कॉस आपके पास अगर हम कॉस को ले लेंगे तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 4/5 बनेगा, 4/5 टी ए आ जाएगा। ठीक है, देन तो यही एक्सट्रैक्शन में तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इससे आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ये बन जाएगी। सेकेंड, अगर आप सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 होंगे कि सम ऑफ ऑल फोर्सेज इन दी वाई डायरेक्शन वो इक्वल टू 0 फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो वाई में आपके पास ये 3 फोर्सेज हैं, तो फर्स्ट आप टी सी से करेंगे, टी सी साइन 45 डिग्री, ये तो क्लियर है, ये 45 डिग्री आ जाएगा, तो टी सी तो प्लस इसमें आ जाएगा टी ए, क्योंकि ये दोनों वाई पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो आपके पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, टी 3/5 टी ए आ जाएगा। और ये क्योंकि माइनस डायरेक्शन में और वेट तो -60 मल्टीप्लाई बाय मतलब कि मैस एम जी, मैस मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू तो इज इक्वल टू 0। क्लियर है, तो इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 1 में से आप एक टी ए की वैल्यू ले लेंगे, वो आपके पास आ जाएगी इन टर्म ऑफ अ टी सी, और उसको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो आपके पास टी सी की वैल्यू आ जाएगी 476 न्यूटन जब आप इसको सॉल्व करेंगे, और टी ए की वैल्यू 420 न्यूटन। ठीक है, तो ये आपके पास टेंशन इन केबल सी आ जाएगी और टेंशन इन केबल ए आ जाएगी। ये आपके पास ओवरऑल इक्वेशन, तो ये आपके पास ये रिजल्ट्स आ गई। देन आपके पास एग्जांपल है 3.3, तो इसमें उसने बताया हुआ कि 200 kg ये आपके पास क्रेट है, इस सस्पेंडेड यूजिंग द रोप ए बी, ये आपने ए बी और ए सी 2 रोप्स हैं उसके साथ सस्पेंड किया हुआ। ईच रोप कैन विदस्टैंड अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ 10 किलोन्यूटन। जो ईच फोर्स है वो जो मैक्सिमम फोर्स जो बियर कर सकती है वो 10 किलोन्यूटन है, मतलब इसके ब्रेक होने से पहले। इफ़ ए बी ऑलवेज रिमेन्स हॉरिजेंटल, अगर ए बी हॉरिजेंटल रहे, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट एंगल थीटा टू विच द क्रेट कैन बी सस्पेंडेड बिफोर वन ऑफ द रोप्स ब्रेक। तो आपने उस एंगल को मेजर करना है कि अगर हम इस मतलब इस एंगल को, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट एंगल थीटा टू विच द क्रेट कैन बी सस्पेंडेड, के उस आप ये आपके पास जो रोप होगी वो ब्रेक कर जाए। इनमें से आपने देखना है कौन सी ब्रेक करेगी, फर्स्ट आपने कौन सी फर्स्ट पहले ब्रेक करेगी और कितने एंगल पे करेगी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, स्टडी द इक्विलिब्रियम ऑफ इसको। तो इसमें अपने फर्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम आपके पास, ये आपके पास वेट आ गया, ये रोप की डायरेक्शन में एफ बी आ गई और इस ड्रॉप की डायरेक्शन में एफ सी आ गई। तो स्टडी द इक्विलिब्रियम, देयर आर 3 फोर्सेस, द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ डी इज इक्वल टू एफ, जो एफ डी आपके पास है तो वो 200 क्योंकि उसका मैस था मल्टीप्लाई बाय 9.81, तो वो 1962 न्यूटन है जो लेस दैन 10 किलो न्यूटन है। इसका मतलब ये कि इस वेट से वो आपके पास ब्रेक नहीं करेगी। तो फर्स्ट मतलब कि ये वैसे जनरल इन्होंने भी बताया हुआ कि ये जो फोर्स है जो इसका वेट है वो लेस दैन 10 किलो न्यूटन है। अप्लाइंग द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो आप इसको इक्वेशन इसमें देखेंगे तो इसको जी, तो माइनस एफ सी कॉस थीटा आपके पास आ जाएगा एक्सट्रैक्शन में, प्लस एफ बी, तो एफ सी आ जाएगा आपके पास अगर आप इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे एफ बी ओवर कॉस थीटा। अगर आप वाई एक्सिस में देखेंगे तो एफ सी साइन थीटा आएगा माइनस 1962 इज इक्वल टू 0, आपके पास ये आ जाएगी। अब क्वेश्चन 1 से एक चीज़ क्लियर है, एफ सी इज इक्वल टू एफ बी ओवर कॉस थीटा, कि एफ सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एफ बी। जो एफ सी की वैल्यू है वो हमेशा एफ बी की वैल्यू से ज़्यादा होगी, क्योंकि जो कॉस थीटा इसकी कोई भी वैल्यूज़ रखते हैं यहाँ तक कि 0, जब आप कॉस थीटा को मतलब थीटा को 0 पुट करेंगे तब जाके एफ बी और एफ सी इक्वल आएंगे। अगर एफ 45 डिग्री रखेंगे तो ये एंगल आपके पास मतलब कि ये जो वैल्यू होगी कॉस थीटा की वो 1 से हमेशा कम आएगी। 1 हमेशा तभी आ सकती है जब आप इसमें 0 पुट करेंगे। अगर आप वैल्यू रखेंगे कोई भी 1 के अलावा, जैसे हम cos 45 रखेंगे तो cos 45 रख के मतलब कि जब भी 0 से कम वाली वैल्यू डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये एफ सी की वैल्यू हमेशा एफ बी की वैल्यू से
बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये कि हमें क्लियर है कि एफ सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एफ बी। देयरफॉर रोप जो ए सी ए विल रीच द मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स ऑफ 10 किलो न्यूटन बिफोर रोप ए। इसका मतलब ये कि जो आपके पास रोप ए सी होगी वो 10 किलो न्यूटन पे जल्दी पहुंच जाएगी एज कम्पेयर टू द ए बी, क्योंकि आपके पास जो फोर्स है वो एफ सी हमेशा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दी एफ बी। इसका मतलब एफ ये वाली पहले ब्रेक होने के चांसेस हैं। तो इसका मतलब ये कि हम इसलिए पुट कर सकते हैं एफ सी इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन। जब आपने इसमें पुट किया इसमें पुट किया एफ सी 10 किलो न्यूटन साइन थीटा माइनस, तो आपके पास थीटा की वैल्यू हो जाएगी 11.3 डिग्री। दी फोर्स डेवलप इन रोप ए बी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग दी वैल्यू ऑफ थीटा एंड एफ सी। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन 1 लेनी है, इसमें आपने एफ सी की वैल्यू हुई 10 किलो न्यूटन और थीटा ये पुट करेंगे तो एफ बी की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी। इसका मतलब एफ बी की वैल्यू आपके पास 9.81 किलो न्यूटन होगी, जो हमने बताया था कि पहले हमेशा 10 किलो न्यूटन हमेशा इसकी वैल्यू जाएगी। इसका मतलब कि आपके पास 11.3 डिग्री तक हम इसको सस्टेन कर सकते हैं ताकि कि वो ब्रेक ना कर जाए रोप। देन आपके पास एग्जांपल 3.4 है। इसमें आपने क्या करना है कि डिटरमाइन द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ए सी। इसकी आपने लेंथ को मेजर करना है सो दैट द लैंप 8 किलोग्राम लैंप है वो सस्पेंड करें इन दी पोजीशन इस तरह। द अनडिफॉर्म्ड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग जो होगी वो 0.4 मीटर है एंड द स्प्रिंग हैज़ अ स्टिफनेस ऑफ दिस 300 न्यूटन पर मीटर। आपने रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ अ कॉर्ड मतलब ए सी की रिक्वायर्ड लेंथ फाइंड आउट करनी है कि जिसमें इस कंडीशन के अंदर 8 kg लैंप जो इसी पोजीशन में सस्टेन करें, सस्पेंड करता रहे। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये वेट आ गया, ये आपके पास टेंशन होगी स्प्रिंग की और ये रोप की टी ए सी। तो अब एक्स और वाई एक्सिस को यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट आपने लैंप जो था उसका वेट फाइंड कर लिया, 8 था तो मल्टीप्लाई बाय एम जी किया तो 78.5 न्यूटन आ गया। तो आपने एक्स और वाई एक्सिस को देख लिया, तो उसमें आपके पास एक्स एक्सिस में टी ए बी माइनस टी ए सी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 और टी ए सी आपके पास क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस 78.5 न्यूटन। टी ए सी साइन थीटा ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये 78.5 है, तो इसके ज़रिए आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास दूसरी वाई की इक्वेशन आ गई। इन दोनों के ज़रिए आप साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से टी ए सी की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि ये ओवरऑल आप इससे निकाल सकते हैं, और यहाँ से अब टी ए सी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आपके पास टी ए बी की वैल्यू आ जाएगी जो 135.9 न्यूटन। जब इन दोनों की वैल्यूज़ आ गई तो स्ट्रेच ऑफ अ स्प्रिंग ए बी तो आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास टी ए बी की वैल्यू आ गई है, आपके पास के की वैल्यू है, तो आप एस इसमें से इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास फोर्स क्या होती है वो के एस, मतलब आपने स्टडी भी किया है स्प्रिंग का। तो 135.9 आ गया, 300 इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू, स्टिफनेस की वैल्यू है, और एस क्या है एलोंगेशन है, तो उसकी वैल्यू आ गई 0.453। तो इसका मतलब क्या है कि 0.453 आपके पास इसकी एलोंगेशन आ गई है, और ओरिजिनल लेंथ कितनी थी 0.4 होगी। इसका मतलब क्या है कि आपके पास ओरिजिनल लेंथ अनडिफॉर्म लेंथ थी वो 0.4 थी, और इसमें आपके पास चेंज आई 0.453 की। तो इसका मतलब टोटल लेंथ जितनी चेंज होगी है, मतलब टोटल लेंथ ओरिजिनल लेंथ प्लस चेंज इन लेंथ, तो आपके पास अब जितनी लेंथ होगी वो 0.853 मीटर आ गई है। तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस फ्रॉम सी टू बी, मतलब सी टू बी हॉरिजेंटल डिस्टेंस है वो हमें नॉन है, ठीक है, 2 मीटर का। तो ये लेंथ हमें अभी पता चल गई है, तो ये लेंथ हमने ए और सी की फाइंड आउट करनी है। मतलब ये हमें पता है टोटल 2 मीटर है, और ये हमें पता चल गई है, अब हमने ये फाइंड करनी है। क्लियर है? तो ये अब हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम सी टू बी रिक्वायर्स, तो इसमें 2 मीटर टोटल है,
तो एल ए सी कोस 30 आपके पास आ जाएगा। तो एल ए सी कोस 30 का मतलब ये कि हमने हॉरिजॉन्टल लेंथ ले रही है। एल ए सी मतलब लेंथ ऑफ ए सी, ये हमने फाइंड करनी है। हमने कोस 30 वाला पैरामीटर ले लिया, ये वाला मतलब एल ए सी हॉरिजॉन्टल लेंथ के लिए ये है कि एल ए सी कोस 30 ये आ गया, और ये आपके पास जो लेंथ थी 0.853, ये 0.853 ये, और ये हमने एल ए सी कोस 30 कर लिया। जब हम एल ए सी कोस 30 की जो वैल्यू पुट करें तो एल ए सी हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो 2 मीटर आपके पास टोटल थी, एल ए सी कोस 30 आ जाए क्योंकि हॉरिजेंटल फॉर्म में ले रहे हैं हम, तो 0.853 मीटर आ गया। तो हमने कोस 30 की वैल्यू पुट की, ये वैल्यूज़ आपके पास थी, तो एल ए सी 1.32 मीटर आ गया। तो ये ओवरऑल मैथ में भी आपने देखा, तो ये आपके पास हॉरिजेंटल लेंथ लेनी थी तो 2 मीटर थी, तो 2 मीटर में से ये आपके पास नोन है 0.853 एल ए सी कोस 30, क्योंकि एल ए सी ये है, अगर हम इसका कॉस कंपोनेंट लें तो ये आएगा, ले रहे। तो ये हम देख रहे हैं, तो क्योंकि कोस 30 हम वैल्यू पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा। तो वो हमने पुट की तो 1.32 मीटर आ गया। तो ये आपके पास रिजल्ट्स आ गए। ओके, थैंक यू।